हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। हाँ, एक सीरीज़ की हमने शुरू 500 प्लस एमसीक्यूज़ की इंग्लिश सेक्शन के लिए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसमें इंग्लिश सेक्शन से 25 मार्क्स जो है वो बनते हैं और उसी के हम 500 प्लस एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उन्हीं 500 प्लस एमसीक्यूज़ में से आपको 25 एमसीक्यूज़ कल को कांस्टेबल के एग्ज़ाम में एज इट इज़ दिखेंगे, क्योंकि इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लाएँगे, उनको भी डिस्कस करेंगे और उसके अलावा बाकी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में जिनके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि ये 25 मार्क्स आपको कल को एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में मिले हमारी सीरीज़ में से और आप उनको आराम से करके आओ। इन फैक्ट अगर 25 नहीं तो 20 प्लस आप डेफिनेटली करके आओ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। और पार्ट 1 में अगर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर 2024 जो है उसके क्वेश्चंस हमने कुछ लिए हैं, पहले हम उनको भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो उसका एक ये हिस्सा है। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। द ट्रैवलर uncovered dash the farmer if he could tell him द वे डैश द नियरेस्ट इन, यानी कि ट्रैवलर जो इनकवर करता है एक फॉर्मर से कि क्या वो उसको बोल सकता है यहाँ पे आसपास नज़दीक में खाने की जगह कहाँ पे है, रेस्टोरेंट या कोई खाने की जगह, उसको हम इन बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में से अप्रोप्रिएट आंसर देखिए, अगर क्या कर सकते हो आप, अगर आपको कभी कभार दोनों ब्लैंक्स पे पता नहीं होगा कि क्या वर्ड जो है आ सकता है, अगर आपको एक भी पता होगा उससे आप दूसरे का भी अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दूसरा जो है वे टू द नियरेस्ट इन, दूसरा आसान दिखता है ऐसे, तो यहाँ पे यूज़ होगा। लेकिन जब आप ऑप्शंस पे जाओगे तो दो में टू है, फिर आपको यहाँ पे पहला भी थोड़ा सा गेस आउट करना पड़ेगा अगर पता ना हो। ट्रैवलर अनकवर, जब हम किसी चीज़ के बारे में अनकवर करते हैं तो हम किसी से अनकवर करते हैं, तो उस सूरत में हम इस्तेमाल क्या करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अनकवर्ड ऑफ द फॉर्मर, यानी किसी फॉर्मर या किसी बंदे से अनकवर करना, जानना, उसको हम ऑफ बोलते हैं, ऑफ द फॉर्मर इफ़ यू कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट हिम। जब हम किसी डायरेक्शन में जाना हो, डायरेक्शन पूछ रहे हो, तो वहाँ पे हम टू का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंगली अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, दैट द ट्रैवलर अनकवर्ड ऑफ द फॉर्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे to the nearest inn. So option number C is the right answer of question number 1. Moving to question number 2. Question number 2 है हमारे पास। What does the idiom salt of the earth mean? एक idiom है salt of the earth, इसका मतलब क्या होता है salt of the earth? अगर हम थोड़ा सा सबसे पहले तो idioms आपको पढ़ने पड़ेंगे, मोस्ट ऑफ द idioms, और कोई कोई आप गेस भी कर सकते हो, और गेस करने का क्या सही तरीका है। salt of the earth होता है जैसे कि अर्थ का salt यानी कि नमक, और ज़मीन है यानी कि जो अपनी ज़मीन से नमक हलाली करे, ऐसा इस तरह से आप इसकी मीनिंग तक पहुंच सकते हो। अगर आप इस तरह से भी करो, ये उस सूरत में आपको करना है जब आपको मीनिंग ईडियम की बिल्कुल भी पता ना हो। एक पैट्रियोटिक पर्सन या एक अच्छा पर्सन, ऐसे आप बोल सकते हो। अगर हम ऑप्शंस में जाए, वेल्दी के साथ कोई पैट्रियोटिक चीज़ लेनी नहीं है, बिजी जो है उसके साथ कोई अपने वतन के का हमदर्द होना या मोहब्बती होना, वो बिजी से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ना वेल्थ से लेना देना। मिस्टीरियस एंड रिजर्व, मिस्टीरियस चीज़ों के साथ भी कोई लेना देना नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाओ, समवन हु इज़ जेन्युइन गुड एंड ऑनेस्ट, यानी कि दिख रहा है जो जेन्युइन हो, गुड हो और ईमानदार हो, वो सॉल्ट ऑफ द अर्थ से यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। अगर आप इसको मीनिंग से जानने की कोशिश करोगे, आंसर को पहचानने की कोशिश करोगे, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज समवन हु इज जेन्युइन गुड एंड ऑनेस्ट। ईडियम इसके लिए होता है सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। पहले वीडियो में हम 30 प्लस इनफैक्ट 35 के अराउंड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच सेंटेंस इज द मॉडल वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। इन सेंटेंसेस में किस सेंटेंस में मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है नेसेसिटी दिखाने के लिए, एक ज़रूरियत दिखाने के लिए। अगर हम बात करें, पहला जो लिखा है, यू शुड टेक ए ब्रेक, आपको एक ब्रेक लेनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हुआ, और ये क्या दिखाता है, नेसेसिटी दिखाता है कि आपको ब्रेक लेनी चाहिए, आप थक गए या कुछ हो गया। यू कैन टेक, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप ले सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है
आप पे डिपेंड करता है। यू माइट टेक माइट भी दिखाता है हमें पॉसिबिलिटीज, और आप ले सकते हो या नहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो नेसेसिटी नहीं दिखा रही है मॉडल भी। यू विल टेक अ ब्रेक, आप एक ब्रेक लोगे, यानी कि फ्यूचर में लोगे, तो यहाँ भी कोई नेसेसिटी नहीं है। फिलहाल आप कुछ कर रहे हो तो बाद में ब्रेक लोगे, तो नेसेसिटी कोई नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे एक ही जो नेसेसिटी दिखा रहा है मॉडल वर्ब, वो है शुड, दैट इज use it in option number A. So option number A will be the right answer of question number 3. Moving to question number 4. Question number 4 था हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। आई विल डेफिनेटली हेल्प जॉन, ही डैश इट। मैं जॉन जो है उसकी मदद करूंगा, क्योंकि वो क्या है, ही डिजर्व्स इट, ही विल डिजर्व इट, ही डिजर्व इट, या ही डिजर्व्ड इट। सबसे पहले थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगा, विल का इस्तेमाल हुआ है। ही विल डिजर्व, एक बार विल का यूज हुआ, दूसरे क्लास में विल का इस्तेमाल नहीं होगा। और जब हम सेंटेंस को इस तरह से बोलते हैं, यानी कि जब प्रेजेंट टेंस में होता है, तो तब हम एस लगाते हैं, यानी कि वर्ब के आगे हम एस लगाते हैं। जैसे कि डिजर्व लिखा है, इसको हम डिजर्व्स बोलेंगे। यहाँ पे ये ए जो है एरर से आया, गलती से आया है। सो राइट आंसर क्या बनेगा, वो बनेगा आई विल डेफिनेटली हेल्प जॉन, ही डिजर्व्स इट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, हमें उन्हें एक सीक्वेंस में लाना है। सीक्वेंस में लाना मतलब कि 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो ऊपर नीचे है, हमें उनको प्रॉपर सीक्वेंस में लाना पड़ेगा। ये रहे सेंटेंसेस। अगर हम देखें, वी मस्ट रीड, पहले बोला जा रहा है कि वी मस्ट रीड, हमें पढ़ना चाहिए ज़रूरी। वी मस्ट रीड, अभी कुछ पता नहीं क्या पढ़ना चाहिए, क्लियर नहीं हो रहा, आगे पता चलेगा। इफ यू वांट टू एब्जॉर्व द फ्रूट्स ऑफ ग्रेट लिटरेचर बट विथ कंसंट्रेशन देम नॉट एज वी डू क्रिकेट स्टोरी। सबसे पहले आपको क्या पहचान होता है, देम, यहां से तो पहला स्टार्ट नहीं होगा, बट विथ कंसंट्रेशन नहीं होगा, अभी पता ही नहीं क्या हो रहा है। वी मस्ट रीड, ये भी कुछ आधा आधा लग रहा है, तो यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट मींस क्लियरली यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्यों जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है। इफ यू वांट टू एब्जॉर्व द फ्रूट्स ऑफ ग्रेट लिटरेचर, अगर हम ग्रेट लिटरेचर के फ्रूट्स को एब्जॉर्व करना चाहते हैं, यानी कि वो पढ़ना चाहते हैं, लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, उसको एब्जॉर्व करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट रीड। देखो, ग्रेट लिटरेचर के बाद बट विथ कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिल रहा है, ग्रेट लिटरेचर देम नॉट तो फिर से नहीं मिल रहा है, वी मस्ट रीड, तो ये क्लियरली इसके साथ मैच हो रहा है। दैट मीन्स पी, क्यू एंड पी पहले दो है, वी मस्ट रीड, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। अगर ऑप्शंस पे जाए, क्यू एंड पी जो है इन तीनों में से किसी में नहीं है, दैट मीन्स डी आंसर होगा। पहले हम आंसर देखेंगे, फिर आगे हम देखेंगे। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर बनेगा, क्यू पी एस आर। किस तरह से हम आगे वाले दो को पहचानेंगे वो भी जानना जरूरी है, ताकि एग्जाम में कोई परेशानी आपको ना हो। इसके बाद वी मस्ट रीड देम नॉट एज वी डू क्रिकेट स्टोरीज। देम मीन्स लिटरेचर, हमें फिर लिटरेचर को पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे हम क्रिकेट स्टोरीज को पढ़ते हैं, बल्कि ऐसे कंसंट्रेशन के साथ, बट विद कंसंट्रेशन। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है जो राइट सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी क्यू पी एस आर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड है, इसका सिनोनिम हमें ढूंढना है। कंज्यूमेशन, कंज्यूमेशन का सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वर्ड, यानी कि ऐसा हमें वर्ड यहाँ से चूज करना है जिसकी मीनिंग कंज्यूमेशन के साथ मिलती हो। अगर हम राइट आंसर की बात करें, जो इसका राइट आंसर बनेगा, कंज्यूमेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कंप्लीट होना या ख़त्म होना, इस तरह से हम बोल सकते हैं। फॉरगिवनेस के साथ कुछ लेना देना नहीं है, डेवरिंग के साथ कुछ लेना देना नहीं है, फेलियर के साथ लेना देना नहीं है, अल्टीमेट कंप्लीशन इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। कंज्यूमेशन का सिनोनिम होता है अल्टीमेट कंप्लीशन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे एक वर्ड है, हमें इसका एंटोनियम, डेसोलेट एक वर्ड है, इसका एंटोनियम ढूंढना है, यानी कि एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग वर्ड, जिसकी मीनिंग इस मीनिंग के बिल्कुल अपोजिट हो, वो हमें ढूंढना है। डिसोलेट की अपोजिट मीनिंग क्या है? अगर हम डिसोलेट की बात करें, एक होता है एक डिसोलेट जिसको हम बोल सकते हैं डिसरेस्पेक्ट या डिसग्रेसफुल जो हो सकता है, जिसको मॉरल्स ना हो। डिस्टेंट हो गया दूर, कोई
इसके साथ कनेक्शन नहीं है। ऑनेस्ट जो है वो हो गया ईमानदार, तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट होना चाहिए, लेकिन डिसॉलेट है तो ये भी नहीं आएगा। रिपल्सिव होता है अपोजिट जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। वहाँ पे बचता है एक ही ऑप्शन, दैट इज मॉरल। डिसोलिएट का अपोजिट होता है मॉरल, और डिसोलिएट को हम इमोरल के साथ सिनोनिम भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पेसिव वॉइस। ये जो है इज सारा राइटिंग द नॉवल, ये एक्टिव वॉइस में, हमें इसको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सही आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसको ये क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन ही रहने देना है हमें इसको। और जब कंटिन्यूस फॉर्म में एक एक्टिव वॉइस हो तो हमें उसको आगे जो है बीइंग का इस्तेमाल करना होता है। इसमें बीइंग है, इसमें बीइंग है, इन दो में नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि ऊपर राइटिंग है, इस सारा राइटिंग द नॉवल। तो उसके बाद हमें इन दो में क्या देखना है, इज द नॉवल बीइंग रिटन बाय सारा, हैड द नॉवल। देखो इज प्रेजेंट में है, हैड जो है पास्ट है, तो ये यहां से जाएगा, वहां पे एक ही ऑप्शन बचता है, दैट्स ऑप्शन नंबर ए। इज द नॉवल बीइंग रिटन बाय सारा, क्या ये नॉवल सारा के जरिए लिखी जा रही है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन है, ये जेके एसएसबी स्टॉक असिस्टेंट 2024 के पेपर में एसएसबी ने ऑलरेडी पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई इस सेशन में मैंने इनको लिया है। तो 9th क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, the teacher must dish the unique style of a learner in order to dish it to the desired knowledge। एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक बच्चे का जो यूनिक स्टाइल है उसको डिस्कवर करना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। अगर हम देखेंगे और किसी में नहीं है, बाकी खुद एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे यूनिक स्टाइल ऑफ अ लर्नर इन ऑर्डर टू हार्नेस इट टू द डिजायर्ड नॉलेज, ताकि वो इस टैलेंट को अपने डिजायर्ड नॉलेज के साथ आगे बढ़ाए, डिजायर्ड नॉलेज इसको दी जाए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है, अगेन क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज विच इज इन बोल्ड एंड इटैलिकाइज्ड। देखो इटैलिकलाइज्ड, और सेंटेंस क्या लिखा है, द कैशर वाइपर द नोज ऑफ हिज एम्प्लॉयर बाय प्रेजेंटिंग फॉल्स बिल्स। ये जो वाइपर द नोज ऑफ है, इस फ्रेज की मीनिंग हमें बोलनी क्या है। वो मैनेजर को फॉल्स गलत जो है बिल्स प्रेजेंट करता है और उसके साथ क्या करता है, उसके साथ वो धोखाधड़ी करता है, जिसको हम इंग्लिश में चीट बोलते हैं, दैट मीन्स उसके साथ वो चीट करता है। अकॉर्डिंगली राइट आंसर देखे तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। वो उसके साथ चीट करता है, अब्यूज कुछ नहीं है यहाँ पे, स्लैप नहीं है, डूमर नहीं है, बल्कि चीट करता है उसके पास फॉल्स बिल्स प्रेजेंट करके। इससे भी आप इसका जो है मीनिंग तक पहुंच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, वन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, जो किसी काज के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करे, उसको क्या बोलते हैं। पैट्रियट होता है जो वतन से मोहब्बत करे, सोल्जर होता है जो वतन के लिए लड़े, रेवोल्यूशनरी होता है जो किसी रेवोल्यूशन के लिए काम करे, और मार्टिन जो होता है वो एक काज के लिए किसी वजह के लिए अपनी जान देता है, उसको हम मार्टिन यानी कि शहीद बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि एक सेंटेंस जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट स्पीच में है, हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कर देना है, कन्वर्ट कर देना। सेंटेंस क्या लिखा है, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले इन्वर्टेड कामा जो हट जाते हैं और WH क्वेश्चन जो है ये एज इट इज वापस आ जाता है, दैट का यूज इस केस में नहीं होता है, लेकिन यू जो है ये आई में कन्वर्ट होगा, और आगे हमें देखना है कैसे सेंटेंस बनेगा। ही आस्क्ड मी व्हाट यू, यहाँ पे फिर से यू का इस्तेमाल हुआ नहीं आएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट ही इज डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ही का इस्तेमाल हुआ तो ही का इस्तेमाल नहीं होगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैव बीन डूइंग, यहाँ पे आई का इस्तेमाल हुआ लेकिन हैव बीन पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है, जबकि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही बन रहा है, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड है जो है
रिवर्बरेट जो है इसका हमें सिनोनिम यानी सिमिलर मीनिंग वर्ड ढूंढना है, वो कौन सा है। रिवर्बरेट का मतलब होता है किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन देना या रिफ्लेक्ट होना। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें, पहले ऑप्शन मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिफ्लेक्ट विल बी द राइट आंसर। एक्सीलरेट करने का मतलब होता है स्पीड को बढ़ाना। रिवाइटलाइज यानी एनर्जी फिर से हासिल करना, तो ये ऑप्शन जो है इसके साथ नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स पे। और आर्मी इज देश द बॉर्डर ऑफ द नेबरिंग कंट्री, जो हमारी आर्मी हो वो बॉर्डर को क्या कर रही है, नेबरिंग कंट्री से। राइट आंसर की बात करें, और आर्मी को जो है बॉर्डर पे डिप्लॉय किया जाता है, यानी कि वहां पे रखा जाता है, पोस्ट किया जाता है। डिप्लॉय अगर हम देखिए यहाँ पे लिखा है अलोंग द बॉर्डर ऑफ नेबरिंग कंट्री, और कहाँ पे, जो नेबरिंग कंट्री उसके बॉर्डर के साइड पे उनको रखा गया है, डिप्लॉय किया गया है, दैट मीन्स अलोंग जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। और आर्मी इज फाइटिंग ऑन द बॉर्डर ऑफ, नेबर के बॉर्डर पे वो फाइट नहीं करेंगे, पोस्टेड विद द बॉर्डर नहीं आएगा, असेंबल्ड और बॉर्डर पे जमा हुए, एट द बॉर्डर तो जमा भी नहीं होते, वहां पे डिप्लॉय होते और अलोंग द बॉर्डर होता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चले, क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे पास है वो है, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। इस सेंटेंस में एक हिस्से को अंडरलाइन किया गया, हमें उसको रिप्लेस करना है सही ऑप्शन से। द हाउस हैज ऑक्शनड बिफोर वी रीचड देयर, हमसे पहले पहुंचने से पहले हाउस जो है, मकान जो है नीलाम हो चुका था। यहाँ पे सीधे हैज है, ये गलत है, हमें देखना है सही कौन सा आएगा। हमसे पहले मीन्स पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे यूज करना है। द हाउस हैड बीन ऑक्शनड आएगा, क्योंकि पहले ही हुआ था। रीचर्ड है थर्ड फॉर्म, तो हैज का यूज नहीं होगा, हैड का यूज होगा, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल है, हमसे पहले ही नीलाम हो चुका था, तो बीन का इस्तेमाल होगा। और ऑक्शनड जो है थर्ड फॉर्म में वही से है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, हैड बीन ऑक्शनड विल बी द राइट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास। In this question, the sentence is broken into 4 parts. Find out the error part in the sentence from the given options and mark your answer। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको 4 हिस्सों में तोड़ा हुआ है, हमें ढूंढना है कि किस हिस्से में एरर है, और वही हमारा आंसर है, यानी जिसको हम एरर डिटेक्शन बोलते हैं। नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीडेड विदाउट वुमेन पार्टिसिपेटिंग साइड बाय साइड विद मैन। अगर हम यहाँ पे देखें, नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीड आएगा, सक्सीडेड नहीं आएगा, यहाँ पे एरर है क्लियरली। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीड विदाउट वुमेन पार्टिसिपेटिंग साइड बाय साइड विद मैन। मैन के साथ वुमेन जो है साइड बाय साइड पार्टिसिपेट करे हर एक स्ट्रगल में, तो कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चले। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फिर से एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये एक्टिव वॉइस में, हमें इसको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस क्या है हमारे पास, ये रहा सेंटेंस। The burglar destroyed several items in the room, even the carpet has been torn। बर्गलर जो है वो, उन्होंने एक कमरे में बहुत सारे आइटम उसको तोड़ा था, और उन्होंने कारपेट जो है, कालीन को भी फाड़ा हुआ था जब हम वहां पे पहुंचे, या ऐसा कुछ। अगर हम इसको वापस करें, सर्वल आइटम्स आर डिस्ट्रॉयड, और का यूज तो नहीं होगा, इन द रूम बाय द बर्गलर इवन द कारपेट नहीं यूज होगा। बी की बात करें, सर्वल आइटम्स इन द रूम वेयर डिस्ट्रॉयड, वेयर सही है यहाँ पे, बाय द बर्गलर्स इवन द कारपेट वाज टॉर्न। बी जो है बिल्कुल सही बन रहा है यहाँ पे, फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन को चूज नहीं करते, इनफैक्ट देखते पहले क्या है। इंक्लूडिंग द कारपेट, सीधे इंक्लूडिंग द कारपेट जो है नहीं आएगा। द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सर्वल आइटम्स इन द रूम आल्सो कारपेट हैज टॉर्न, आल्सो यहाँ पे फिर से इस्तेमाल नहीं होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चले। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। क्या लिखा है, वी डेश बी ऑनेस्ट अंडर ऑल सर्कमटेंसेज, इफ वी वर्क हार्ड वी डेश। हमें हर सूरत में ईमानदार रहना चाहिए, यानी कि ये ऑब्लिगेशन है और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, इसमें हम मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। मीन्स मस्ट हमें ढूंढना है दो जगहों पे, ये दो एलिमिनेट, सॉरी एक सेकंड, ये दो जो है हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, दिस एंड दिस वन। मस्ट का यूज होगा पहले और फिर आगे देखेंगे। इफ यू वर्क हार्ड वी डेश, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम पास हो जाएंगे, मीन्स फ्यूचर, और फ्यूचर में विल का इस्तेमाल होता है, वुड नहीं रहेगा सही। दैट मीन्स जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे पास है वो है,
अगेन एरर डिटेक्शन जिसको हम बोलते हैं, एरर फाइंड आउट करना है इस सेंटेंस में, और जिसमें एरर है वही हमारा राइट आंसर है। दीज डेज रिच पीपल ओनली कैन अफोर्ड द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द कॉस्टली नर्सिंग होम्स एंड हॉस्पिटल्स कमिंग अप ऑल ओवर द कंट्री। अगर हम इसमें एरर ढूंढने की कोशिश करें, एरर डिटेक्शन, अगर हम पहला देखिए, दीज डेज रिच पीपल ओनली, दीज डेज जो है रिच पीपल ओनली यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो ओनली का यूज़ तो सही है, लेकिन इसकी जो जगह है वो गलत है। अगर आप देखोगे सेंटेंस को, दीज डेज ओनली रिच पीपल कैन अफोर्ड द हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि बाकी सेंटेंस जो है सारा बिल्कुल सही है, लेकिन ओनली का यूज़ गलत जगह पे हुआ, तो हम इसी को मार्क करेंगे क्योंकि यही हमारा आंसर बनेगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चले। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, अगेन fill in the blanks. The whole country was dashed with the forests and swamps. The dash part of it was very misty and cold. The whole country was covered with forests. पूरा मुल्क जो है वो जंगलों से भरा हुआ था, एंड स्वैम्प से, यानी कि कवर्ड यहाँ पे अगर हम देखिए एक ही में है, फिर भी हम नेक्स्ट पे जाएंगे। The dash part of it was very misty and cold. द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट, और इस जंगल का ज़्यादा हिस्सा जो है वो काफ़ी मिस्टी है और कोल्ड है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 पे चले। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट प्रोनाउंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलोज। सही प्रोनाउन का इस्तेमाल करना हमें। ही टोल्ड मी हिज एड्रेस डैश आई रोट डाउन इन ए नोटबुक। उसने मुझे अपना एड्रेस बोला, मैंने अपनी कॉपी पे लिखा। जो मैंने अपनी कॉपी पे लिखा है, यहाँ पे जो है एड्रेस की बात हो रही है। एड्रेस जो है एक थिंग है, और थिंग के साथ हम ऑलवेज क्या इस्तेमाल करते हैं? विच इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। व्हेन यानी कि जगह के साथ इस्तेमाल होता है, टाइम के साथ इस्तेमाल होता है, सॉरी वायर जो है ये प्लेस के साथ इस्तेमाल होता है, और दिस जो है प्रोनाउन इस तरह से यूज़ नहीं होता। और अगर इंसान हो तो हु का इस्तेमाल होता है या होम का इस्तेमाल होता है, लेकिन थिंग्स के साथ हम विच का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 पे चले। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, इसमें से हमें एक क्लास को ढूंढना है। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम टुमारो। एक क्लास फाइंड आउट करना है कौन सा। अगर हम आई डू नॉट नो कंप्लीट नहीं है, क्लास नहीं है इसमें। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, वेदर ही विल कम टुमारो, ये हमारा एक क्लास बनता है, क्योंकि इसमें ही सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी इसमें दिखाया गया है, तो ये एक क्लास बनता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 पे चले। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, एंटोनियम ऑफ द वर्ड एंड मार्क योर आंसर। यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसमें एक वर्ड अंडरलाइन है, हमें इसका एंटोनियम जो है ढूंढना है। द बिल रिसीव्ड ए वेहीमेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। इस बिल की ज़बरदस्त अपोजिशन हुई, रेजिस्टेंस हुई पार्लियामेंट में, अपोजिट पार्टी ने वो की। तो हमें इसका एंटोनियम यानी कि इसका अपोजिट जो है, यानी कि ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसको रेसिस्ट किया, रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका जो अपोजिट है उन्होंने इसके साथ हमदर्दी जताई। ऐसे इसको मतलब उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि पास करने की कोशिश की। अपोजिट इसका जो बनेगा, अगर हम यहाँ पे देखिए, एक ही वर्ड ऐसा है, वो है एपैथेटिक। एपैथेटिक का मतलब होता है थोड़ा सिंपैथाइज होना या एम्पैथी दिखाना किसी चीज़ के साथ। एनिमिनेट होता है, एनिमिनेट करना किसी चीज़ को। फर्वेंट और वेगरस होता है, बिल्कुल थोड़े से इसके सिनोनिम्स है, लेकिन एपैथेटिक एग्जैक्टली जो है इसका अपोजिट बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, हमें करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स को यहाँ पे यूज करना है। दो ब्लैंक्स है, हमें सही दो वर्ड्स को इनमें लगाना है। देयर वाज स्क्रीम चिल्स एंड थ्रिल्स डैश एट द discotheque the other night as the director along with the producers hosted a party to dish the success of their latest horror flick। और alike combined downplay recent generate gloor या celebrate। क्या इसमें से राइट बैठेगा? अगर हम राइट आंसर की बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे देयर वाज स्क्रीम्स चिल्स एंड थ्रिल्स ग्लोर एट द डिस्कॉट, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन वहाँ पे दिखाई जा रही है। रीजन तो नहीं आएगा, अलाइक एट द डिस्क्लॉथ ही नहीं आएगा, कंबाइनड भी नहीं आएगा, मिला हुआ नहीं था, बल्कि ग्लोरी वहाँ पे थी इस चीज़ की कि खुशी थी उनको, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को। उन्होंने उसमें एक पार्टी को भी होस्ट किया, पार्टी को भी सेलिब्रेट किया, पार्टी के ज़रिए सेलिब्रेट किया उन्होंने अपनी इस लेटेस्ट कामयाबी को। सो सेलिब्रेट जो है दूसरे में डी में है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखना।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर एग्जाम में एसएसबी इस तरह के क्वेश्चन 2-3 इंग्लिश सेक्शन में पूछता है। फिर से 4 सेंटेंसेस है, हमें इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले अगर हम देखिए, एग्री टू ए सीज फायर, कौन एग्री हुआ पता ही नहीं है, तो ए से शुरू नहीं होगा। ये पहला सेंटेंस ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, फिर बाकी जो है आराम से मिल जाते हैं, ये ज़रूरी याद रखना। इन विच 51 पीपुल, किसी में 51 पीपुल मारे गए, किस में वो भी नहीं पता। आफ्टर ए वीक ऑफ फाइटिंग, अगर हम यहाँ देखिए आफ्टर ए वीक यानी एक हफ्ते के बाद, यानी अभी भी पूरा कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। जॉर्जियन लॉयलिस्ट्स एंड रिबल फोर्स, देखो यहाँ से एक मुल्क की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ से क्लियरली स्टार्ट हो सकता है जॉर्जियन लॉयलिस्ट्स एंड रिबल फोर्सेस। अच्छा, एस से अगर हम शुरू करेंगे, आगे क्या होता है। आफ्टर अ वीक नहीं मिल रहा है, फोर्सेज इन विच नहीं मिल रहा है, फोर्सेज एग्री टू सीज फायर, हाँ वो एग्री हुई सीज फायर के लिए, तो ठीक है मिल रहा है यहाँ पे सेंटेंस दूसरा। तीसरे पे जाए, एग्री टू ए सीज फायर टुडे आफ्टर ए वीक ऑफ फाइटिंग, हाँ एक हफ्ता लड़ाई के बाद, मीन्स आर का इस्तेमाल होगा, फिर लास्ट में अपने आप जो है क्यू बचता है, इन विच 51 पीपल वायर किलर्ड। सो एस पी आर क्यू जो है करेक्ट सीक्वेंस बनेगा, और अकॉर्डिंगली अगर हम ऑप्शन में जाए तो ऑप्शन नंबर C will be the right answer of this question. क्वेश्चन नंबर 26 पे चाहे, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। एक ईडियम दिया हुआ है, हमें इसकी करेक्ट मीनिंग को पहचानना है। ए बनाना रिपब्लिक, ए बनाना रिपब्लिक हम किसको बोल सकते हैं। अगेन ईडियम है, आपको पढ़ने पड़ेंगे इस तरह के ईडियम्स ताकि आपको जो है इनकी मीनिंग हो। लेकिन मैं आपको कैसे सिखाऊं, कि एक क्लू दूं मैं, या एक तरीका, एक ट्रिक जिससे आप इसको अगर आपको पता भी ना हो आप कर सकते हो। बनाना रिपब्लिक यानी रिपब्लिक हम यूजुअली एक मुल्क के साथ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री के साथ बोलते हैं, लेकिन बनाना मतलब जो केले जैसा हो, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं हो, उतना कोई मजबूत नहीं हो। अगर हम ऑप्शंस में जाए, ए कंट्री विच हैज़ बीन ऑक्यूपाइड, ए बिग कंट्री जिस पे किसी ने कब्जा किया हो, तो नहीं मिल रहा है। ए बिग आर रिच कंट्री विथ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, नहीं मिल रहा है। बनाना रिपब्लिक मीन स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। सी पे जाए, स्मॉल और पुअर कंट्री विद अ वीक गवर्नमेंट, एक छोटा सा मुल्क जिसकी हुकूमत भी बहुत कमज़ोर हो। ए कंट्री विच, एक मुल्क जिसमें बहुत सारे बनानाज निकलते हो, तो ये भी लॉजिक नहीं बना रहा है। लॉजिक एक ही बना रहा है, वो ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसा मुल्क जो छोटा हो, गरीब हो और वहाँ की गवर्नमेंट भी कमज़ोर हो, उसको हम बनाना रिपब्लिक बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 पे चले। अगेन एक ईडियम है, हमें इस का जो है सही मीनिंग पे जाना है। सही मीनिंग इसकी क्या बन सकती है। कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी एक कॉक और बुल स्टोरी, ऐसे लग रहा है एक बड़े से बुल और एक छोटे से कॉक मुर्गे की कहानी क्या हो सकती है, इसकी जो मीनिंग है वो क्या निकल सकती है। सीधी सी बात है, एक ऐसी कहानी जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, जो बिल्कुल मुमकिन ना हो, उसको हम बोलेंगे एब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल। एंड एब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल, दैट्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 28 पे चले। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे हमें राइट ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री इज इनमिकल डैश द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, कंट्री का डिसइंटीग्रेट होना लोगों की तरक्की में एक रुकावट बनता है। राइट आंसर की बात करें, डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री इज इनमिकल टू द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, तो फॉर द प्रोग्रेस नहीं है, प्रोग्रेस के लिए नहीं है, प्रोग्रेस में ये रुकावट डालता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर टू द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, विद और अपॉन तो बनता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चले। फिर से एक सेंटेंस दिया गया है, एक्टिव वॉइस में हमें 4 ऑप्शंस में से देखना है सही कौन सा है पेसिव वॉइस में। इसी सेंटेंस को कौन सा पेसिव वॉइस में सही से कन्वर्ट कर पा रहा है। सेंटेंस क्या है, व्हाई वाज द चीफ बीइंग चेज्ड बाय द बॉय, वो जो चीफ है उसको बॉय क्यों चेज कर रहा था। अगर हम राइट देखिए, ये पेश हुआ है, हमें इसको एक्टिव में बनाना है। बाय द बॉय, वाई वाज बिल्कुल नहीं सेंस बना रहा है, इसकी बात करें ये कंप्लीटली सेंस नहीं बना रहा है। वाई डिड द बॉय चेज्ड द थीफ, वाई वाज द चीफ बीइंग चेज्ड बाय द बॉय, वाई डिड द, नहीं बन रहा है सेंस। वाई द बॉय वाज चेजिंग द, फिर से नहीं बन रहा है। वाई वाज द बॉय चेजिंग द थीफ, अगर हम यहाँ पे देखिए कि लड़का जो है थीफ के पीछे क्यों भाग रहा था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्लियरली जो है राइट ऑप्शन बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चले। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। अगेन एरर डिटेक्शन, 4 पार्ट्स दिए हुए सेंटेंस के, हमें देखना है एरर किस में है और वही हमारा आंसर बनेगा। She gave me 2 important pieces of information I had been
वेटिंग फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। अगर हम यहाँ पे देखें शी गेव मी, सही है। 2 इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हम यहाँ पे देखें इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन खुद ही प्लूरल भी है, इंफॉर्मेशन नहीं होता है। अगर हम ऑप्शन पे जाए, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर बनेगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इस तरह से एरर डिटेक्शन को फाइंड आउट करना होता, उतना मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा सा ध्यान इस पे लगाना होता है, अपने आप मिल जाता है। नेक्स्ट की बात करें हम, हमें क्या करना, आउट ऑफ द 4 ऑप्शन सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। 4 ऑप्शंस में हमें देखना है ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। अगर हम इस पे जाए, यू कैन नॉट विन माई कॉन्फिडेंस विदाउट एवर बिलीविंग मी, अगर हम देखें ये इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। यू कैन नॉट विन माई कॉन्फिडेंस विदाउट नेवर बिलीविंग मी, यहाँ पे विदाउट बोला जा रहा है तो नेवर की जरूरत नहीं है, ये जो है बाहर जाएगा। यू कैन नॉट विन माई कॉन्फिडेंस विदाउट बिलीविंग मी, आप मेरा कॉन्फिडेंस जो है नहीं जीत सकते विदाउट बिलीविंग मी, मुझ पे भरोसा करने के बगैर, कभी भी मुझ पे भरोसा करने के बगैर, ये सही है लेकिन कंप्लीट नहीं है। यू कैन नॉट विन माई कॉन्फिडेंस विद एवर बिलीविंग भी नहीं आएगा, विदाउट एवर बिलीविंग, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस हुआ है तो ये भी आउट जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, यू कैन नॉट विन माई कॉन्फिडेंस विदाउट एवर बिलीविंग मी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पे चले। क्वेश्चन नंबर 32 जो हमारे पास है वो है, आउट ऑफ द 4 ऑप्शन फिर से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें 4 में से ढूंढना है और जो ग्रामेटिकली करेक्ट है वही हमारा आंसर बनेगा। द रिपोर्ट वाज यूजलेस टू देम बिकॉज देयर वाज नो नीडेड इंफॉर्मेशन, नो नीडेड इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, बाहर जाएगा सेंटेंस। सिंस द रिपोर्ट लैक्ड नीडेड इंफॉर्मेशन इट वुड हैव नॉट बीन यूजफुल टू देम, वुड हैव नॉट बीन का इस्तेमाल यहाँ पे अननेसेसरी हुआ है तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। सिंस द रिपोर्ट डिड नॉट कंट्रोल द नीडेड इंफॉर्मेशन नहीं होता है, रिपोर्ट को इंफॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। सिंस द रिपोर्ट लेकर द नीडेड इंफॉर्मेशन इट वाज ऑफ नो यूज टू देम, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है और यही हमारा राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पे चले। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास, इन दिस क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव बेयरिंग द करेक्ट स्पेलिंग। 4 में से हमें देखना करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है। कंटिन्यूम की करेक्ट स्पेलिंग, ये जो है कोई भी वर्ड नहीं है, ई एम कोई भी वर्ड नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं है, CUNTINUUM जो है कंटिन्यूम की करेक्ट स्पेलिंग है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 पे चले। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास अगेन स्पेलिंग बेस्ड करेक्ट स्पेलिंग हमें ढूंढने हैं वर्ड की। वर्ड जो है वो है पेसोडोनियम। पेसोडोनियम की करेक्ट स्पेलिंग अगर हमें देखनी है तो पहला जो है PSU नहीं होता है, ई होता है, यहाँ पे आउट जाएगा PSEUDY। अगर हम यहाँ पे देखें ए नहीं होता, ओ होता है, डबल ई नहीं होता, यहाँ पे एक ही वर्ड बचता है, दैट्स ऑप्शन नंबर बी, PSEUDONYM इज द राइट स्पेलिंग। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें एक होमोफोन का इस्तेमाल करना है, सही होमोफोन का। रामन वाज डिश बाय द इंग्लिश किंग, नाइट। तो करेक्ट जो इसका होमोफोन बनेगा, सारे आप देख सकते हो सिमिलर प्रोनाउंस होते हैं, इनको होमोफोन्स बोलते हैं, लेकिन सही यहाँ पे कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला नाइटेड। दैट मीन्स Raman was knighted by the English kings. Option number C will be the right answer of question number 35। और ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और पार्ट 2 में हम और 30 to 40 MCQs को डिस्कस करेंगे जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको कल को एग्जाम में ये एज इट इज़ दिखे और आप इन 25 में से एटलीस्ट 24 तो मार्क करके आओ ही आओ, सही वो भी, और आप अपने इस पोस्ट में, इस पोस्ट के सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम कल को पाओ और ये जॉब हासिल कर सको। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते और हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी करा रहे। और आजकल JK पुलिस कांस्टेबल के क्लासेस चल रहे हैं जिसका एग्जाम दिसंबर के पहले 10 दिनों में हर एक पोस्ट जो अलग अलग कांस्टेबल पोस्ट है होने जा रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।